नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। देखिए, इससे पहले हमने राजस्थान के उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को पढ़ा था और चर्चा चल रही थी कि उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को धरातल के आधार पर या फिर अपन बनावट के आधार पर देखें तो इनको कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए, शुरुआत करते हैं कि इस उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को देखिए, अगर धरातल की बात करें तो धरातल के आधार पर तो देखिए इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो धरातल की जब बात आती है, धरातल के आधार पर मरुस्थल, धरातल के आधार पर मरुस्थल, यानी धरातल के आधार पर यदि मरुस्थल की बात करें तो इस आधार पर तो देखिए इस मरुस्थल को कितने भागों में बांटा गया है। तब तो आपको ध्यान रखना, इसको 3 भागों में बांटा गया है। यानी धरातल के आधार पर देखा जाए तो धरातल के आधार पर इसको कितने भागों में बांट दिया, 3 भागों में बांट दिया। और यदि जब संरचना की बात करें, संरचना की बात करें या फिर बनावट की बात करें, संरचना या बनावट के आधार पर मरुस्थल, की बात करें, देखिए संरचना या बनावट के आधार पर देखा जाए तो इस आधार पर मरुस्थल को देखिए कितने भागों में बांटा गया है। तो यहां पर आपको याद रखना है 2 भाग। और यहां से देखा जाए तो यहां पर धरातल के आधार पर मरुस्थल को देखिए कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। देखिए, सबसे पहले इन 3 भागों की बात करें तो 3 भागों में सबसे पहला भाग तो रहेगा आपके सामने, देखिए पथरीला मरुस्थल। देखिए दोस्तों, सबसे पहला भाग तो आपके सामने कौन सा है, पथरीला मरुस्थल है। उसके बाद में दूसरे मरुस्थल की बात करें तो दूसरा मरुस्थल आपके सामने देखिए कौन सा है, तो याद रखोगे मिश्रित मरुस्थल। और उसके बाद में तीसरे भाग की बात करें तो तीसरा भाग है आपके सामने देखिए रेतीला मरुस्थल। यानी पथरीला मरुस्थल है, मिश्रित मरुस्थल है और रेतीला मरुस्थल है। अगर पथरीला मरुस्थल की बात करें तो पथरीला मरुस्थल को कहा जाता है हममादा मरुस्थल। देखिए यहां पर इसको तो किस नाम से पुकारा जाएगा, हममादा मरुस्थल। और यदि मिश्रित मरुस्थल की बात करें तो मिश्रित मरुस्थल को कहा जाएगा आपके सामने रेगे मरुस्थल। और रेतीला मरुस्थल की बात करें तो रेतीला मरुस्थल को कहा जाएगा आपके सामने इरगे मरुस्थल। देखिए, यहां से पथरीला मरुस्थल को हममादा मरुस्थल कहा जाता है, मिश्रित मरुस्थल को रेग मरुस्थल कहा जाता है, रेतीला मरुस्थल को इरग मरुस्थल कहा जाता है। उसके बाद में देखिए यहां पर मैंने कहा कि संरचना के आधार पर या फिर बनावट के आधार पर देखिए इस मरुस्थल को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। अगर इनके 2 भागों की बात करें तो 2 भागों में देखिए सबसे पहला भाग तो आपके सामने कौन सा है, तो याद रखेंगे शुष्क मरुस्थल। ठीक है, सबसे पहला भाग तो कौन सा है, शुष्क मरुस्थल का है। और दूसरा भाग देखा जाए तो दूसरा भाग आपके सामने अर्ध शुष्क मरुस्थल का है। देखिए यहां पर आपसे ये कहा जाएगा कि संरचना बनावट के आधार पर देखिए मरुस्थल को 2 भागों में बांटा गया, एक शुष्क मरुस्थल है और दूसरा आपके सामने अर्ध शुष्क मरुस्थल है। लेकिन शुष्क मरुस्थल की बात करें तो शुष्क मरुस्थल को तो कहा जाता है आपके सामने देखिए रेतीला मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल कहा जाएगा, रेतीला मरुस्थल। और अर्ध शुष्क मरुस्थल की बात करें तो इसको कहा जाएगा आपके सामने बांगर मरुस्थल। यानी इसको बांगर मरुस्थल कहा जाता है अर्ध शुष्क मरुस्थल को, और यहां से शुष्क मरुस्थल को कहा जाता है रेतीला मरुस्थल। अब देखिए दोस्तों, यहां से आप एक चीज ध्यान रखेंगे, यहां पर आपको देखिए इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। यानी यहां से आपसे ये कहा जाएगा कि अगर शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल की बात करें तो यहां से आपको ध्यान रखना कि एक 25 सेमी समवर्षा रेखा की, 25 सेमी अगर समवर्षा रेखा की बात करें तो ये 25 सेमी जो समवर्षा रेखा है, ये रेखा इस राजस्थान के मरुस्थल को 2 भागों में अलग करती है।
यानी 25 सेमी समवर्षा रेखा है। ये रेखा राजस्थान के इस मरुस्थल को दो भागों में अलग करती है, जिसमें दो भागों की अगर बात करें तो दो भाग आपके सामने देखिए कौन कौन से प्राप्त होते हैं। तो याद रखना, पहला भाग है शुष्क मरुस्थल का और दूसरा भाग है अर्ध शुष्क मरुस्थल का। और शुष्क मरुस्थल को कहा जाता है रेतीला मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल को कहा जाता है बांगर मरुस्थल। क्लियर है दोस्तों। यहां से देखिए 25 सेमी समवर्षा रेखा है। आगे आपको एक 50 सेमी समवर्षा रेखा और बताऊंगा कि 50 सेमी समवर्षा रेखा है, ये राजस्थान को दो भागों में अलग करती है। ये अरावली पर्वत श्रेणी से होकर के गुजरती है। तो इनकी चर्चा अपन आगे अरावली पर्वत श्रेणी को पढ़ेंगे, वहां पर करेंगे। तो यहाँ से 25 सेमी समवर्षा रेखा है, ये राजस्थान के मरुस्थल को दो भागों में अलग करती है, जिसमें एक भाग शुष्क मरुस्थल का और दूसरा भाग आपके सामने अर्ध शुष्क मरुस्थल का है। उसके बाद में देखिए दोस्तों, शुष्क मरुस्थल की बात करें तो शुष्क मरुस्थल को वापस देखिए कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया है। और यदि अर्ध शुष्क मरुस्थल की बात करें तो अर्ध शुष्क मरुस्थल को देखिए दोस्तों कितने भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, इसको 4 भागों में बांटा गया है। पहले तो देखिए इनकी चर्चा कर लेते हैं और उसके बाद में इनकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए पथरीला मरुस्थल या हम्मादा मरुस्थल की बात करें तो इस मरुस्थल का जो विस्तार आपको मिलेगा वो राजस्थान के जैसलमेर जिले में मिलेगा, आपको बाड़मेर जिले में मिलेगा, उसके बाद में आपको जालोर जिले में मिलेगा और जालोर के अलावा आपके सामने जोधपुर जिले में मिलेगा। यानी जैसलमेर है, बाड़मेर है, जालोर है, जोधपुर है, यहाँ पर आपको पथरीला मरुस्थल मिलेगा, हम्मादा मरुस्थल मिलेगा। लेकिन यहां से देखिए मिश्रित मरुस्थल या रेग मरुस्थल की बात करें तो इनका विस्तार देखिए आपके सामने देखिए कहां से मिलेगा। तो यहाँ पर मिश्रित मरुस्थल या रेग मरुस्थल की बात करें तो इनका देखिए विस्तार है वो आपके सामने कहां पर है, तो आपके सामने जैसलमेर जिले में भी प्राप्त होता है और बाड़मेर जिले में भी प्राप्त होता है, पाली जिले में भी प्राप्त होता है। यानी यहां से आपके सामने जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में बाड़मेर, बाड़मेर के बाद में आपके सामने पाली जिले में प्राप्त होता है। उसके बाद में रेतीला या एरग मरुस्थल की बात करें तो इनका जो विस्तार आपको मिलेगा वो आपके सामने कहां मिलेगा, तो याद रखना है जैसलमेर जिले में प्राप्त होगा। यानी जैसलमेर में आपके सामने क्षेत्र है जिसका नाम है समगांव। कौन सा क्षेत्र है? समगांव। ये समगांव जैसलमेर जिले की बात करें तो वहां पर आपको रेतीला मरुस्थल मिलेगा, एरग मरुस्थल है वो मिलेगा। और इसी समगांव की बात करें जो जैसलमेर जिले का भाग है, ये भाग आपके सामने पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र माना गया है। यानी पूर्णतः अगर वनस्पति की बात करें तो पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र कौन सा है? समगांव है जैसलमेर जिले का भाग। और इसे मिश्रित मरुस्थल की बात करें, रेग मरुस्थल की बात करें तो इनका विस्तार आपको कहां मिलेगा, तो याद रखना है लोद्रवा गांव है जैसलमेर में, वहां पर प्राप्त होगा। क्लियर है दोस्तों। उसके बाद में देखिए यहां से अपन देखिए इन क्षेत्रों की बात करें, शुष्क मरुस्थल या फिर अर्ध शुष्क मरुस्थल की बात करें तो इनका विस्तार आपसे देखिए किस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो बने रहिए देखिए आप ही, यानी संरचना या बनावट के आधार की बात करें तो यहां से मैंने दो भाग आपके सामने रखे हैं। तो इसको याद करने के लिए देखिए सबसे पहले तो आपको यहां से राजस्थान का देखिए मानचित्र है वो यहां से याद रखना है। और इसी राजस्थान की मानचित्र की बात करें तो यहां से देखिए आपके सामने इस राजस्थान के मानचित्र पर हम देखिए इसे मरुस्थल की इन पार्टों की चर्चा करते हैं जो आपके सामने संरचना के आधार पर या फिर कह सकते हैं कि बनावट के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है। देखिए सबसे पहले इन दो भागों की यदि चर्चा करते तो दो भागों में देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर आपके सामने ये मरुस्थल का भाग है, ये भाग आपके सामने देखिए संपूर्ण भाग देखा जाए तो संपूर्ण भाग आपके सामने किसका है? ये मरुस्थल का है। और मैंने आपसे ये कहा था कि संरचना के आधार पर
यानी जब संरचना की बात करें तो संरचना या बनावट के आधार पर इस मरुस्थल को दो भागों में बांटा गया है। दो भागों की बात करें तो देखिए इसका एक भाग तो आपके सामने ये वाला रहेगा और एक भाग आपके सामने ये वाला रहेगा। यानी इस वाले भाग की बात करें तो ये भाग तो रहेगा आपके सामने, देखिए कौन सा, तो याद रखेंगे शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। ये तो आपके सामने शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है और दूसरा आपके सामने जो क्षेत्र है वो कौन सा है, याद रखेंगे अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। देखिए मित्रों यहां से आ गया अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। तो मैंने आपको देखिए ये दो क्षेत्र बताए कि शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को मैंने कहा कि ये भाग आपके सामने देखिए कौन सा मरुस्थल कहलाता है, तो यहाँ पर तो आप ध्यान रखेंगे ये तो आपके सामने रेतीला मरुस्थल कहलाता है। ये तो आपके सामने देखिए रेतीला मरुस्थल कहलाता है। और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की बात करें तो इसको कहा जाता है बांगर प्रदेश, इसको कहा जाता है बांगर प्रदेश। तो यहां से ये दो चीज हो गई। अब यहां से देखिए इसी वाले क्षेत्र की बात करें तो ये शुष्क का है, ये अर्ध शुष्क का है और यहां से आपके सामने देखिए 25 सेमी समवर्षा रेखा, ये 25 सेमी समवर्षा रेखा की बात करें तो वो इस मरुस्थल को दो भागों में अलग कर रही है। तो देखिए यहाँ से 25 सेमी समवर्षा रेखा की बात करें तो ये 25 सेमी समवर्षा रेखा इस मरुस्थल को दो भागों में अलग कर रही है, जिसमें आपके सामने एक भाग तो है शुष्क मरुस्थल का और दूसरा भाग है अर्ध शुष्क मरुस्थल का। लेकिन दोस्तों यहां से देखिए 25 सेमी समवर्षा रेखा वो मरुस्थल को दो भागों में अलग करती है और यहां से आपके सामने देखिए एक रेखा है जिसका नाम है 50 सेमी समवर्षा रेखा। यानी 50 सेमी समवर्षा रेखा की बात करें तो ये 50 सेमी समवर्षा रेखा है, ये राजस्थान को देखिए दो भागों में अलग करती है। ये 50 सेमी समवर्षा रेखा राजस्थान को दो भागों में अलग करती है। ये राजस्थान की जलवायु को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है क्योंकि ये समवर्षा रेखा आपके सामने देखिए अरावली पर्वत श्रेणी से होकर के गुजरती है और यहाँ पर है ये 25 सेमी समवर्षा रेखा। अब देखिए दोस्तों यहाँ से मैंने कहा कि शुष्क मरुस्थल है या रेतीला मरुस्थल है, इसको मैंने देखिए दो भागों में वापस बांटा है। इसमें देखिए दो भागों की बात करें तो दो भाग आपके सामने कौन कौन से प्राप्त होते हैं, तो यहाँ पर देखिए इसके दो पार्टों की बात करें तो दो पार्ट आपके सामने है कौन से, तो यहाँ से देखिए ध्यान रखेंगे एक तो है आपके सामने देखिए शुष्क बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। देखिए दोस्तों यहां से पहला वाला क्षेत्र अगर देखा जाए तो पहला क्षेत्र तो कौन सा है, शुष्क बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। ये तो है आपके सामने पहला क्षेत्र। उसके बाद में देखिए दूसरे क्षेत्र की बात करें तो दूसरा क्षेत्र आपके सामने कौन सा रहेगा, तो याद रखेंगे शुष्क बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, ये हो जाएगा मुक्त प्रदेश। या फिर ऐसे भी आप सीधा भी बोल सकते हैं शुष्क बालू का युक्त प्रदेश या शुष्क बालू का मुक्त प्रदेश। यानी यहाँ पर स्तूप का मतलब देखिए बालू से लिया जाएगा, यानी बालू की जो रेत के टीले आगे मैं चर्चा करूंगा, दरियन की, बरखान की, अनुदरिय है, बरखान, इनकी सबकी चर्चा करेंगे। तो शुष्क बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है, दूसरा है शुष्क बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। ये आपके सामने दो क्षेत्र है वो किसके रहेंगे, तो यहाँ पर आपके सामने शुष्क मरुस्थल के रहेंगे या रेतीला मरुस्थल का रहेगा। अब देखिए शुष्क बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और एक मुक्त है, तो यहाँ से देखिए अपन इनकी चर्चा करते हैं। एक में लिखा आपके सामने देखिए युक्त और एक में लिखा आपके सामने मुक्त। देखिए एक लिखा युक्त और एक लिखा मुक्त, तो देखने से पता चल रहा है कि युक्त का मतलब और मुक्त का मतलब यहाँ से क्या होगा। यानी जब शुष्क बालू का स्तूप युक्त प्रदेश की बात करें तो ये तो आपके सामने देखिए रेत से ढका हुआ क्षेत्र मिलेगा, यानी रेत से ढका हुआ क्षेत्र है वो तो आपके सामने कौन सा होगा, शुष्क बालू का स्तूप युक्त प्रदेश होगा। और उसके बाद में देखिए यहाँ पर जो रेत से ढका हुआ नहीं है
जो रेत से ढका हुआ नहीं है उस क्षेत्र की बात करें तो उस क्षेत्र को क्या कहा जाएगा, शुष्क बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहा जाएगा। देखिए दोस्तों यहां से मैंने कहा कि जो देखिए रेत से ढका हुआ क्षेत्र है वो तो देखिए युक्त प्रदेश है, वो स्तूप युक्त प्रदेश है, और जो रेत से ढका हुआ नहीं है वो आपके सामने कौन सा क्षेत्र है, यानी मुक्त प्रदेश है। क्लियर है। अब देखिए यहां से देखिए रेत से ढका हुआ क्षेत्र, मान लीजिए कि आपके सामने यहाँ पर कई प्रकार के रेत के टीले, और वो रेत के टीले देखिए रेत से ढके हुए हैं, देखिए रेत से ढके हैं तो वो शुष्क बालू का स्तूप युक्त प्रदेश होगा, और जो आपके सामने रेत से ढका हुआ नहीं होगा वो स्तूप आपके सामने मुक्त प्रदेश होगा। अब देखिए यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो शुष्क बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, जो रेत से ढका हुआ नहीं है, तो ऐसी स्थिति में देखिए यहां पर देखा जाए तो ये आपके सामने इस मरुस्थल का पश्चिमी भाग है, और इस पश्चिमी भाग की बात करें तो यहाँ पर आपके सामने कुछ अवसादी चट्टान पाई जाती है। क्या पाई जाती है, यहाँ पर अवसादी चट्टान पाई जाती है, और इन अवसादी चट्टानों की बात करें तो यहाँ पर देखिए रेत का तो विस्तार नहीं है, लेकिन यहाँ पर अवसादी चट्टान पाई जाती है, और इन चट्टानों की यहाँ से स्थिति देखें तो यहाँ पर आपके सामने लगभग देखा जाए तो 18 करोड़ वर्ष पुराना, 18 करोड़ वर्ष पुरानी की बात करें तो यहाँ पर 18 करोड़ वर्ष पुराना यहाँ पर एक जीवाश्म ईंधन मिला है, जिसका नाम है आपके सामने आकल वुड फॉसिल्स पार्क। देखिए दोस्तों यहां से आपके सामने ये आकलवुड फॉसिल्स पार्क है, और ये आकलवुड फॉसिल्स पार्क आपके सामने लगभग 18 करोड़ वर्ष पुराना ये क्षेत्र है, जो आपका कहां मिला है, इसी राजस्थान के उत्तर पश्चिमी मरुस्थल में मिला है। ये आपके सामने शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में मिला है, या फिर कह सकते हैं ये रेतीला मरुस्थल में मिला है। क्लियर है। और इसी आकलवुड फॉसिल्स पार्क की बात करें तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखेंगे ये जीवाश्म ईंधन के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है, ये जीवाश्म ईंधन के लिए प्रसिद्ध है, आकलवुड फॉसिल्स पार्क है, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में देखिए यहां से मैंने कहा कि अर्ध शुष्क मरुस्थल की बात करें या बंगर मरुस्थल की बात करें तो इनको मैंने आपसे कहा कि इनको 4 भागों में बांटा गया। इनके 4 भागों की बात करें कि वो 4 भाग आपके सामने है कौन कौन से, तो इनकी भी देखिए अपन चर्चा करते हैं कि वो 4 भाग कौन कौन से हैं जो आपसे देखिए पूछे जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर चारों भागों की बात करें तो चारों भागों में देखिए सबसे पहला भाग देखिए मैं यहाँ से ले रहा हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पर गंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बात करें तो यहाँ पर आपके सामने एक नदी का नाम है जिसका नाम है घग्गर नदी। नदियों का टॉपिक जैसे ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का, उसके तुरंत बाद हम इसी नदियों को पढ़ेंगे, राजस्थान के आबुआ तंत्र को पढ़ेंगे। तो यहाँ से देखिए जब घग्गर नदी की बात करें तो घग्गर नदी के द्वारा निर्मित प्रदेश अगर निर्मित प्रदेश की बात करें तो ये प्रदेश भी आपके सामने कौन से क्षेत्र का होगा, तो याद रखेंगे अर्ध शुष्क मरुस्थल का रहेगा। यानी यहाँ पर देखिए 4 भाग आपके सामने रखे जाएंगे। एक भाग है आपके सामने घग्गर नदी द्वारा निर्मित प्रदेश, और दूसरा क्षेत्र आपके सामने देखिए यहाँ से होगा। दूसरे क्षेत्र की अगर अपन बात करते हैं तो दूसरा क्षेत्र होगा आपके सामने देखिए यहाँ पर जिसका नाम होगा लूणी नदी द्वारा निर्मित प्रदेश, ये आपके सामने दूसरा क्षेत्र